रॉयल सिविल इंजीनियरिंग वेलकम्स यू। तो गाइस, जैसा हमने बताया था वैसे ही हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम ले रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का लेक्चर नंबर 1। तो आपको बस देखते जाना है। यहाँ हमने पहले बात कर ली थी। अपना जो इनिशियल हमने वीडियो बनाई थी पहली वीडियो उसमें, तो ये सब हमने बात करी थी कि हम कौन कौन से सब्जेक्ट लेने वाले हैं। तो आज हम उठा रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को। ठीक है, तो स्ट्रेंथ और हमारा देखो, पढ़ाई करने का हमारा तरीका क्या रहेगा। हम चाहें तो बिल्कुल बेसिक से भी उठा सकते हैं, लेकिन इतना हम नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ हमको शॉर्ट में और चीज़ें सबको समझ में आए। तो ऐसा मानकर चल रहे हैं हम कि थोड़ा बहुत आप इसमें पहले से थोड़ी बहुत स्टडी आप करके आए हैं। हालांकि फिर भी यहाँ पर आपको बेसिक बात भी सबको समझने आने वाली है। ठीक है, तो मैंने इसलिए लिखा हुआ है आवर वे ऑफ स्टडी इज़ इन क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में अपन स्टडी शुरू करेंगे अपनी। ठीक है, आवर वे ऑफ स्टडीज इन क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट। फर्स्ट वी सी ऑल थ्योरी क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, सारे थ्योरी क्वेश्चन देखेंगे। देन वी मूव ऑन टू न्यूमेरिकल ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक। तो गाइज, पर्टिकुलर टॉपिक से मेरा मतलब है कुछ इस तरह से जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में शुरू करने जा रहा हूँ, तो यहाँ भी मैंने पर्टिकुलर टॉपिक बना दिए। ऐसा नहीं है कि कुछ भी पढ़ा दिया सॉम में बिल्कुल मिक्स करके पढ़ा दिया, तो ऐसा नहीं होगा। आप बिल्कुल कंटेंट देखिए आराम से, मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। कंटेंट में हमने लिया है, पहला लिया है प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन एंड इलास्टिक कांस्टेंट। फिर ऐसे दूसरा लेंगे हम शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, फिर तीसरा, फिर चौथा। ऐसे हम पूरे 9 सब टॉपिक ले लिए हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी। तो चलिए, आज हमारा लेक्चर 1 है, तो हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन एंड इलास्टिक कांस्टेंट से। ठीक है, तो अपना फॉर्मेट क्या रहेगा, क्वेश्चन आंसर। उसमें भी क्या रहेगा, पहले हम लेंगे थ्योरेटिकल क्वेश्चन, और आज का लेक्चर पूरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन पर है। जैसे ये थ्योरी वाले सारे क्वेश्चन खत्म होंगे, इसके बाद अपन अगला लेक्चर लेके आएंगे इसी टॉपिक से। ये जो टॉपिक है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन एंड इलास्टिक कांस्टेंट से, सिर्फ इसी ही टॉपिक से हम लेके आएंगे न्यूमेरिकल फिर। ठीक है, तो ये 2 लेक्चर में ये पहला टॉपिक खत्म हो जाएगा। ऐसे ही फिर हम सारे टॉपिक लेके चलेंगे, फिर शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट लेंगे। ठीक है, तो चलो आज का टॉपिक अपन देखते हैं। अपना टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन एंड इलास्टिक कांस्टेंट्स। ठीक है, ये देख लीजिए। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बाय क्वेश्चन अपन को पढ़ते जाना है। ठीक है, ज़्यादा इसमें कन्फ्यूज़न में नहीं रहना है हमें। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए, द परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया इन केस ऑफ कास्ट आयरन। कास्ट आयरन के केस में व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू टेंसाइल टेस्ट, जब वो टेंसाइल टेस्ट में सब्जेक्टेड किया जाता है तब क्या पूछ रहा है आपसे पूछ रहा है परसेंटेज रिडक्शन कितना होता है इसमें। तो परसेंटेज रिडक्शन रहता है, डायरेक्ट याद रखिए, 0% रहता है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में और बताया है कि बिकॉज कास्ट आयरन बीइंग ब्रिटल मटेरियल, कास्ट आयरन क्या रहता है, एक ब्रिटल मटेरियल रहता है। ब्रिटल मटेरियल होने के कारण डज नॉट अंडरगो एलोंगेशन, ये क्या एलोंगेशन में नहीं जाता, इसलिए हमने क्या बताया, इसका परसेंटेज रिडक्शन रहता है 0%। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मैं T1 T2 क्यों बोल रहा हूँ, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है इसलिए वेट कीजिएगा। हाँ, तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है इसलिए T1 T2 ऐसा डिनोट कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये है अपना थ्योरेटिकल क्वेश्चन, इसलिए मैंने बताया T1। ऐसी सारी सीरीज चलेगी, मतलब ये पॉइंट बाय पॉइंट आप देखते जाइए, छोटी छोटी चीज़ें समझिए इसलिए। चलिए, T2 देख रहे हैं अपन, दैट इज थ्योरेटिकल क्वेश्चन नंबर 2। क्या है, व्हाट इज द रीजन ऑफ लो टफनेस ऑफ ग्रे कास्ट आयरन। तो जो ग्रे कास्ट आयरन रहता है उसकी लो टफनेस का क्या कारण रहता है, तो उसका कारण रहता है नॉच इफेक्ट। अब क्या है इसके बारे में सुनिए। ग्रे कास्ट आयरन हैज़ वेरी पुअर टफनेस, तो जो ग्रे कास्ट आयरन रहता है उसकी टफनेस बहुत पुअर रहती है। इट्स मेजर रीज़न इज नॉच लाइक एन इफेक्ट ऑफ ग्रेफाइट। तो नॉच क्या है, एक ग्रेफाइट से मिलता जुलता इफेक्ट है, ग्रेफाइट फ्लैक्स से मिलता जुलता इफेक्ट है। दिस फ्लैक्स इंक्रीजेस स्ट्रेस कंसंट्रेशन इन इट, लोअरिंग टफनेस। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, आगे बताया कि ये जो फ्लैक्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं स्ट्रेस की कंसंट्रेशन को, इंक्रीजेस स्ट्रेस कंसंट्रेशंस इन इट एंड लोअरिंग टफनेस, और क्या करते हैं, टफनेस को लो कर देते हैं। तो बस यही बात है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा नॉच इफेक्ट। क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज द रीजन ऑफ लो टफनेस ऑफ ग्रे कास्ट आयरन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। थोड़ी स्पीड अपन को बढ़ानी पड़ेगी, क्वेश्चन मैंने लगभग 15 से 20 क्वेश्चन शायद मैंने रखे हैं, तो इसलिए आपको थोड़ी सी स्पीड अपन बढ़ाकर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फेवर ब्रिटिल फ्रैक्चर इन अ डक्टाइल मटेरियल। डक्टाइल मटेरियल में ब्रिटिल फ्रैक्चर को कौन फेवर करता है, विच फेवर्स। तो इनमें से कौन सी चीज़ फेवर करती है ब्रिटल फ्रैक्चर को डक्टाइल मटेरियल में। तो कौन सी चीज़ फेवर करती है, मटेरियल लिखा हुआ है ना, कौन सी चीज़ फेवर करती है, प्रेजेंस ऑफ नॉच। अगेन नॉच के बारे में बात आई है,
तो नॉच एक इंपॉर्टेंट टर्म होता जा रहा है। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नॉच इन द स्पेसिमेन और वर्क पीस डक्टाइल मटेरियल फेल्स एज ब्रिटिल फ्रैक्चर। ठीक है, नॉच की प्रेजेंस के कारण डक्टाइल मटेरियल ब्रिटिल फ्रैक्चर की तरह फेल कर जाता है। नेक्स्ट आते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज T4। कैपेसिटी ऑफ अ मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी व्हेन डिफॉर्म्ड इलास्टिकली। मटेरियल की एनर्जी कैपेबिलिटी बताना है। कैपेबिलिटी मतलब आपसे पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। कैपेबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी व्हेन डिफॉर्म्ड इलास्टिकली एंड देन टू हैव इट्स एनर्जी एंड देन टू हैव दिस एनर्जी रिकवर्ड अपॉन अनलोडिंग इज कॉल्ड। तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं रेजाइलेंस बोलते हैं। इस तरह की प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? रेजाइलेंस। आगे पढ़ते हैं। रेजाइलेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल टू एब्जॉर्ब स्ट्रेन एनर्जी अप टू इलास्टिक लिमिट। ठीक है, ये इलास्टिक है, ELAS। ठीक है, थोड़ा बहुत टाइपिंग मिस्टेक आप देख लेना, तो इलास्टिक हो जाएगा, यहाँ ELAS रहेगा। वेट कीजिएगा, आज थोड़ा पेन गड़बड़ कर रहा है। ये इलास्टिक, ठीक है, इलास्टिक, समझ गए होंगे आप। तो ये क्या है? रेजाइलेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल टू एब्जॉर्ब स्ट्रेन एनर्जी अप टू इलास्टिक लिमिट। दिस स्ट्रेन एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन द लोड इज रिमूव्ड। तो ये स्ट्रेन एनर्जी कब रिलीज हो जाती है? जब लोड हम जैसे ही रिमूव्ड करेंगे ना, तो ये रिलीज कर जाएगी ये। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं T5। द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ऑफ अ मटेरियल। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछ रहा है लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ऑफ अ मटेरियल इज वैलिड अंटिल। तो सबको पता है, बहुत बेसिक बात है। आपको लग रहा होगा कैसे बच्चे ऐसे क्वेश्चन डाले हुए हैं, लेकिन आप यकीन मानिए गाइस, जब यही क्वेश्चन अपने एग्जाम में आते हैं तो कभी कभी हम इतना कंफ्यूज हो जाते हैं कि छोटी छोटी चीज़ें भी गलत करे आते हैं। इसलिए मैंने एक एक चीज़ यहाँ पर कवर की है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ प्रोपोर्शनल लिमिट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। If material expands freely due to heating, what type of stress will develop? अगर एक्सपेंड कर रहा है फ्रीली हीटिंग के कारण, तो किस तरह का स्ट्रेस डेवलप होता है? तब कोई भी स्ट्रेस डेवलप नहीं होता, नो स्ट्रेस इज डेवलप। एक्सप्लेनेशन है, इफ मटेरियल एक्सपेंड्स फ्रीली ड्यू टू हीटिंग देयर विल नॉट बी एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस डेवलपमेंट। ठीक है, तो किसी भी तरह का स्ट्रेस डेवलपमेंट नहीं करता जब कोई मटेरियल हीटिंग के कारण एक्सपांड्स होता है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं T7। द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कॉन्स्टेंट। इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, कॉन्स्टेंट्स रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस द स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप फॉर अ लीनियरली इलास्टिक आइसोट्रोपिक मटेरियल। तो अभी हमसे पूछ रहा है आइसोट्रोपिक मटेरियल। ऐसे दो और होते हैं, एक होमोजेनियस रहता है, कोई एक ऑर्थोट्रोपिक रहता है। तो अभी तो आप ये याद रखिए कि आइसोट्रोपिक मटेरियल के लिए आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कॉन्स्टेंट्स। तो कितना रहता है? ये रहता है हमारा 2। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी ऑफ वॉल्यूम V विथ स्ट्रेस सिग्मा ड्यू टू ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। तो क्या रहता है? ये रहता है हमारा सिग्मा स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर V अपॉन 2E। ठीक है, कन्फ्यूजन हो रहा होगा इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया सिग्मा स्क्वायर V अपॉन 2E। ठीक है, तो ये क्या रहता है हमारा? ग्रेजुअली अप्लाइड लोडिंग के कारण क्या चीज़? स्ट्रेन एनर्जी है ये हमारी। स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी, स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी ऑफ वॉल्यूम V विद स्ट्रेस सिग्मा ड्यू टू ग्रेजुअली अप्लाइड लोडिंग इज व्हाट सिग्मा स्क्वायर V अपॉन 2E। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। द स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ इलास्टिक डिफॉर्मेशन रीजन इज गिवन बाय। तो कैसे दिया जाता है? इलास्टिक मॉड्यूलस। मतलब उस स्लोप को क्या बोलते हैं? क्वेश्चन ये पूछ रहा था, स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ इलास्टिक डिफॉर्मेशन रीजन इज नोन बाय या इज कॉल्ड एज व्हाट? उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं इलास्टिक मॉड्यूलस बोलते हैं। अभी एक हम ये इमेज के थ्रू हम देख सकते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व दिया हुआ है हमारा, और ये मॉड्यूलस ऑफ रेजाइलेंस यहाँ पर दिया हुआ है, और यहीं पर ही हमारी ये देखो, ये कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये थीटा हो जाएगा, ये वाला एंगल है ना, ये थीटा हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा। ठीक, तो यही है हमारा स्लोप। ठीक है, तो उसका आप ध्यान में रखिए। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था? स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ इलास्टिक डिफॉर्मेशन रीजन इज नोन बाय। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इलास्टिक मॉड्यूलस। ठीक है, ये स्लोप होता है, ये थीटा होता है, स्लोप होता है। अपन कैसे लिखते हैं इसको, थोड़ा और आपको बताऊं तो हम लिखते हैं टेन थीटा बोलकर लिखते हैं, टेन थीटा इक्वल टू। ठीक है, तो अपन टेन थीटा से निकालते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट आते हैं अपन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है इलास्टिक लिमिट इज द पॉइंट। तो इलास्टिक लिमिट कैसा पॉइंट रहता है? इज द पॉइंट अप टू विच द लोड इज रिमूव्ड, जिसमें लोड को हम रिमूव कर देते हैं, ओरिजिनल वॉल्यूम एंड शेप्स आर रीगेन्ड। तो इलास्टिक लिमिट क्या रहता है? ये ऐसा पॉइंट रहता है जिसमें अप टू विच द लोड इज रिमूव्ड कॉमा ओरिजिनल वॉल्यूम एंड शेप्स आर रीगेन्ड। और एक्सप्लेनेशन सुनो, इलास्टिक लिमिट इज द लिमिट up to which any material behaves like an elastic material and when load is removed the original length is fully recovered। आई होप ये बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज है, आपके भी समझ में आ रहा होगा, यहाँ कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेकिन क्या है गाइस, बेस है ना ऐसे ही बनता है, छोटे छोटे कंसेप्ट से बनता है, इसलिए अपन पहले नीचे से ऊपर जा रहे हैं धीरे धीरे, फिर आगे और भी जैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे तो आप देखना थोड़ा लेवल अच्छा रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर इज द नेकिंग रीजन। तो नेकिंग रीजन कहाँ होता है? ये बेसिकली आपसे अगेन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में ही पूछ रहा है। तो पहले तो आंसर बता दो, एरिया बिटवीन अल्टीमेट पॉइंट एंड रप्चर। रप्चर बोल लो या फ्रैक्चर बोल रहे हो, है ना। तो रप्चर या फ्रैक्चर और अल्टीमेट पॉइंट के बीच के एरिया को बोलते हैं नेकिंग। ये देखो यहाँ दिख रहा है, इस एरिया को हम बोलेंगे नेकिंग, ठीक है। ये अपना स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आप ध्यान से देख लीजिए, ये आपको इजीली समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये जो ऊपर मैंने बताया था ना, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ई के बारे में हम बता रहे थे, स्लोप बता रहे थे, जो थीटा मैंने ऊपर बताया वो यही है, राइज बाय रन, इस तरह से होता है, राइज बाय रन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, आगे थोड़ा एक्सप्लेनेशन सुनो इसका। और नेकिंग अकर इन टेंसाइल स्ट्रेन डिफॉर्मेशन। टेंसाइल स्ट्रेन डिफॉर्मेशन में क्या होता है? नेकिंग होती है, विच इज कॉज्ड आफ्टर द अल्टीमेट अमाउंट ऑफ स्ट्रेस अकर्स इन द मटेरियल, ठीक है, सिंपल बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, T12, द लॉ विच स्टेट्स दैट विद इन इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट के अंदर स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस प्रोड्यूसिंग, इट इज नोन एज। तो इस लॉ को हम क्या बोलते हैं? इंजीनियरिंग की शुरुआत में हमने पढ़ा था हुक्स लॉ, ठीक है, शायद फर्स्ट या सेकंड ईयर में ही आ गया होगा ये। तो हुक्स लॉ स्टेट्स दैट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। पर आगे भी बात जरूरी है, प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेस विच व्हेन अ मटेरियल इज लोडेड विद इन द इलास्टिक लिमिट। तो ये बात जरूरी है, विद इन द इलास्टिक लिमिट। तो हुक्स लॉ क्या स्टेट करता है? दैट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड by the stress when a material is loaded within the elastic limit। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, T13, what is factor of safety। तो देखो फिर एकदम सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ये अगर आ गया एग्जाम में और जल्दी जल्दी में आपसे गलत हो गया तो बहुत बड़ी भूल हो जाएगी। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या रहता है? अल्टीमेट स्ट्रेस टू परमिसेबल स्ट्रेस का रेशियो रहता है। कभी कभी जल्दी जल्दी में पता क्या होता है, आप परमिसेबल स्ट्रेस बाय अल्टीमेट स्ट्रेस करे आएंगे, तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है? रेशियो ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेस टू परमिसेबल स्ट्रेस। और थोड़ा ध्यान से देखिए, ये मैंने बताया है इमेज डाल के कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी वही मैक्सिमम स्ट्रेस अपॉन वर्किंग डिज़ाइन, ठीक है, ये कुछ इस तरह से मैक्सिमम स्ट्रेस अपॉन वर्किंग और डिज़ाइन स्ट्रेस, ठीक है, ये अपना फैक्टर ऑफ सेफ्टी। आगे और देखो, ब्रिटल मटेरियल के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या रहता है? अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन वर्किंग और डिज़ाइन स्ट्रेस, ये रहता है अपना ब्रिटल के लिए, ठीक है, ये हो गया अपना ब्रिटल के लिए। और वहीं मैं बात करूं डक्टाइल मटेरियल के लिए, तो देखिए ब्रिटल में अल्टीमेट स्ट्रेस था, डक्टाइल में क्या होता है? ये होता है यील्ड स्ट्रेस अपॉन वर्किंग और डिज़ाइन स्ट्रेस। तो इसका ध्यान रखना कि डक्टाइल में क्या रहता है और ब्रिटल में क्या रहता है। छोटी बात है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है अपने एग्जाम के लिए, छोटे छोटे कंसेप्ट हैं जो आपको एक एक नंबर से आगे बढ़ाएंगे एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, T14, द मटेरियल विच हैव द सेम इलास्टिक प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन और कॉल्ड। तो ऐसा मटेरियल जिसकी सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी है सभी डायरेक्शन में, इन ऑल डायरेक्शन, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं होमोजीनियस मटेरियल। एक्सप्लेनेशन की इसमें कुछ खास जरूरत नहीं है। T15 पर आते हैं, एज द इलास्टिक लिमिट रीचेस टेंसाइल स्ट्रेन डैश। तो हमें बताना है कि क्या होगा जैसी इलास्टिक लिमिट रीचेस करेगी, पहुंचेगी, जैसी इलास्टिक लिमिट रीच करेगी तो टेंसाइल स्ट्रेन क्या होगा? वो क्या करेगा? इंक्रीज मोर रैपिडली। जो टेंसाइल स्ट्रेन रहेगा ना वो और तेजी से बढ़ने लगेगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन सुनिए, ऑन रीचिंग द टेंसाइल स्ट्रेसेस टू इलास्टिक लिमिट आफ्टर द प्रोपोर्शनलिटी लिमिट स्ट्रेस इज नो लॉन्गर प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, then the value of the strain is rapidly increases with very small variation in stress। Next question, T16, structural member subjected to a long time sustained load deformed progressively within, especially at elevated temperature,
व्हाट इज सच फिनोमिनन कॉल्ड, ठीक है। तो इस ऐसे फिनोमिनन को हम क्या बोलते हैं, क्रीप बोलते हैं। फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे एक बार। स्ट्रक्चरल मेंबर सब्जेक्टेड टू अ लॉन्ग टाइम सस्टेन्ड लोड डिफॉर्म प्रोग्रेसिवली विद इन टाइम स्पेशली एट एलिवेटेड टेम्परेचर। जैसे टेम्परेचर सुना वैसे ही कान खड़े हो जाने चाहिए, क्रीप की ही बात चल रही होगी। विच इज कॉल्ड विच व्हाट इज सच फिनोमेना कॉल्ड, तो उसको हम बोलते हैं क्रीप। एक्सप्लेनेशन सुनिए। Creep is the tendency of a solid material to move slowly or deform permanently under the influence of persistent mechanical stresses. It can occur as a result of long-term exposure to high level of stress that are still below the yield strength of material. I hope ये आपको clear हो गया होगा। Next question पर आते हैं। T17. If the material has different elastic property in perpendicular direction, it is called, तो अब देखिए ये अलग अलग इलास्टिक प्रॉपर्टी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या बोलते हैं हम, ऑर्थोट्रॉपिक। तो एग्जांपल क्या है ऑर्थोट्रॉपिक का, ऑर्थोट्रॉपिक का एग्जांपल है प्लाईवुड इज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल। नेक्स्ट T18, द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन अ बॉडी डिपेंड ऑन इट्स, तो फोर्स का इफेक्ट किसी बॉडी पे किस किस चीज़ों पर डिपेंड करता है, डायरेक्शन पर डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है एंड पोजिशन पे। तो ये तीनों बातों पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए T19, तो ये है व्हाट इज अ बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। अगेन सिंपल क्वेश्चन, बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या रहता है, रेशियो ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू अंडरगो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, टू अंडरगो व्हाट, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन विदाउट रप्चर व्हेन अ कंप्रेसिव फोर्स इज अप्लाइड इज नोन एज, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैलिएबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। बचपन में अपन पढ़ते थे मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी, तो ये वही वाला है। थोड़ी सी इसकी डेफिनेशन थोड़ी इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बना दिए, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट, स्ट्रेस स्ट्रेन एनालिसिस इज डन टू नो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, तो इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल को पता करने के लिए हम स्ट्रेस स्ट्रेन एनालिसिस करते हैं। तो कौन सी प्रॉपर्टी, मैकेनिकल प्रॉपर्टी के बारे में जानने के लिए हम स्ट्रेस स्ट्रेन एनालिसिस करते हैं। फ्रॉम स्ट्रेस स्ट्रेन एनालिसिस वी ऑब्टेन व्हाट, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल विच इज अ मैकेनिकल प्रॉपर्टी। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल जैसे ही हम पता करेंगे तो वो क्या है, एक मैकेनिकल प्रॉपर्टी ही तो है। तो बस यही बात थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर है T22, द फेलियर क्राइटेरिया ऑफ डक्टाइल मटेरियल इज बेस्ड ऑन, तो डक्टाइल मटेरियल का फेलियर क्राइटेरिया किस चीज़ पर बेस्ड रहता है, तो बेस्ड रहता है यील्ड स्ट्रेंथ पर। एक्सप्लेनेशन देखिए, यील्ड स्ट्रेंथ डिटरमाइन फेलियर क्राइटेरिया ऑफ डक्टाइल मटेरियल, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है यील्ड स्ट्रेंथ, बिकॉज आफ्टर दैट पॉइंट परमानेंट डिफॉर्मेशन बिगिंस एंड इट विल बी रिकवर्ड। नेक्स्ट देखिए, अब हम बता रहे हैं लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 को मैच कराना है। मैंने क्या ओटी हटा दिए हैं, ऑब्जेक्टिव वो 4 में से एक देखो और सभी जगह सारे प्लेटफॉर्म पर चल रहा है। हम डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर खेल रहे हैं यहाँ पर। तो लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को हमें मैच कराना है। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं और ये उनके ग्राफ बताए हुए हैं। तो देखिए, पहला है इलास्टिक सॉफ्ट एंड वीक, तो सॉफ्ट एंड वीक के लिए कौन सा ग्राफ बनेगा, इनमें से ई पॉइंट वाला बनेगा, ये वाला, वेट कीजिएगा, ये वाला ई वाला। तो सॉफ्ट एंड वीक के लिए बनेगा कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा, कुछ इस तरह से, ठीक है, कुछ इस तरह से। नेक्स्ट आते हैं अपने, नेक्स्ट अपन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बताना है हमें, नेक्स्ट है, ये तो मैंने बता दी। हार्ड ब्रिटल के लिए, हार्ड ब्रिटल के लिए कैसा बनेगा, इस तरह का, ये बनेगा। हार्ड ब्रिटल के लिए बनेगा ये वाला, हार्ड एंड ब्रिटल, समझ जाना, बी लिख दिया मैंने, ठीक है। हार्ड एंड ब्रिटल के लिए बनेगा कुछ इस तरह से। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अपने पास हार्ड स्ट्रॉन्ग, तो हार्ड स्ट्रॉन्ग में जस्ट ऐसा ही बनेगा, ठीक है, देख लेना। तो ये छोटे छोटे डायग्राम है लेकिन कंफ्यूज करेंगे, इसलिए आप उसको लर्न कर लेना। नेक्स्ट देखिए, सॉफ्ट टफ के लिए, तो सॉफ्ट टफ के लिए बनेगा ये वाला बनेगा सॉफ्ट एंड टफ के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, लास्ट है अपना हार्ड टफ, तो हार्ड टफ के लिए बनेगा ये वाला। हार्ड टफ में कुछ इस तरह से स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनेगा, यहाँ होता है स्ट्रेन, यहाँ रहता है स्ट्रेस। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार पूरा देख लीजिए ध्यान से, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, ये देखो, ठीक है। अब ये आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, देखिए ज़रा ध्यान से, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। चलिए अब अपन आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं, वेट कीजिए, ठीक है। आगे है मैच करेक्ट पेयर, अगेन मैच द कॉलम टाइप में ही है लेकिन हमने उसको शॉर्ट कर दिया, डायरेक्ट हम आंसर बताते जा रहे हैं। पहला देखिए, ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल क्या है, ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल है, ऊपर ही पढ़ा था, डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन
थ्री परपेंडिकुलर डायरेक्शन, अलग अलग प्रॉपर्टी 3 परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या कहलाता है अपना ऑर्थोट्रॉपिक मटेरियल। नेक्स्ट आइए स्ट्रेन हार्डनिंग मटेरियल। ये मटेरियल स्पेलिंग आप देख लेना, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हुई है। स्ट्रेन हार्डनिंग मटेरियल क्या है? स्टिफनिंग अगेंस्ट, पहले इसको हाईलाइट कर दूं, स्ट्रेन हार्डनिंग मटेरियल, स्टिफनिंग इफेक्ट फेल्ट एट सम स्टेज। जब किसी स्टेज पर हमें स्टिफनिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा तो वो क्या होगी? स्ट्रेन हार्डनिंग मटेरियल होगा। नेक्स्ट देखिए आइसोट्रोपिक मटेरियल, सेम फिजिकल प्रॉपर्टी एट ऑल डायरेक्शन एट अ पॉइंट। एक सी फिजिकल प्रॉपर्टी सभी डायरेक्शन में, उसको हम क्या बोलेंगे? हम उसको बोलेंगे आइसोट्रोपिक मटेरियल। नेक्स्ट देखिए विस्को इलास्टिक, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। विस्को इलास्टिक ये क्वेश्चन में आया हुआ है पहले। विस्को इलास्टिक क्या होता है? ये होती है एग्जिबिट बोथ विस्कस एंड इलास्टिक बिहेवियर। विस्को इलास्टिक क्या होता है? ये दोनों तरीके का बिहेवियर एग्जिबिट करता है, विस्कस भी और इलास्टिक भी। व्हेन अंडरगोइंग डिफॉर्मेशन इट एग्जिबिट अ टाइम डिले इन रिटर्निंग द मटेरियल टू ओरिजिनल शेप एंड सम एनर्जी इज लॉस्ट। ठीक है, तो आई होप आपको विस्को इलास्टिक भी समझ में आया होगा। अब अपन एट लास्ट ये देख लेते हैं, जो मैंने ऊपर बताया था कि 3 और भी होते हैं इंडिपेंडेंट इलास्टिक कंस्ट्रेंट्स, तो वो कौन कौन से रहते हैं मैंने नोट पॉइंट में इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, तो ये लास्ट ही है अपना। लास्ट थोड़ा एक्सप्लेनेशन में मैं आपको बता देता हूँ कि मटेरियल जैसे देखिए होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक में कितने रहते हैं? नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कंस्ट्रेंट 2 रहते हैं। ऑर्थोट्रोपिक में कितने रहते हैं? 9 रहते हैं। और एनिसोट्रोपिक में कितने रहते हैं? 21 रहते हैं, दैट इज 21। तो आप इन तीनों को याद कर लेना, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा और ये पूरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ये हमने एक इनिशिएटिव लिया है अभी में, तो अपन एक बार में पूरा फुल रिवीजन में करा देता हूँ। आज हमने क्या क्या देखा? आज हमने टोटल पूरा तो रिवीजन खैर बताना मुश्किल है, आप एक बार पूरी वीडियो रिपीट कर लेना। तो ये हमने यहाँ से देखा प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन एंड इलास्टिक कंस्ट्रेंट। टोटल हमने 20-21 क्वेश्चन लिए हैं शायद, है ना? तो आप देख लीजिएगा। ये आपको अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो आप ज़रूर लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो आती जाएंगी और कोशिश रहेगी शॉर्ट वीडियो हम डालेंगे। तो ये हमने आज 24 क्वेश्चन लिए हैं। हमारा अगला लेक्चर सेम टॉपिक पर आएगा लेकिन न्यूमेरिकल्स आएंगे। तो आप ध्यान से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू गाइस।